गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं का इतिहास का 9वां अध्याय औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के चरण नई मशीनों और तकनीकों की गहराई से जुड़ा हुआ है। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई, उसके बाद यूरोप में आई। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई। और औद्योगिक क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि मशीनों द्वारा काम होना, और मशीनों के द्वारा हम कुछ ही समय में बहुत अधिक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। जो काम हम हाथों से वस्तुओं का निर्माण करने में जो समय लगता था हमें, उसी समय में हम कहीं अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। अब बात ये थी कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई। पहले ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया। यह 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और संतुलित रहा था, और इसके तीनों हिस्सों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का अर्थात मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाकों से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिसमें खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों एवं पशुपालकों को कहीं और काम धंधे तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसमें से अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए। अब यहाँ देखिए, शहर, व्यापार और वित्त। 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से बढ़ते चले गए। यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी सन 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी, उनमें से 11 शहर ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजारों का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास स्थित थे। लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली और फ्रांस के भूमध्य सागरीय पत्तनों से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया। इसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बन गया। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। इंग्लैंड में भिन्न प्रकार के बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट की सुरक्षित खाड़ियों से पानी के जहाज़ों से होती थी। रेल मार्ग का प्रसार होने तक जल मार्गों द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था। रेल मार्ग का प्रसार होने तक इनका परिवहन सस्ता पड़ता था, उसमें समय भी कम लगता था। काफ़ी पहले, यहाँ तक कि सन 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जल मार्ग था, जिसमें नौकाएं चल सकती थी, और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। चूँकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौ चालनी भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लैंड का जो तटीय क्षेत्र था वो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से आसानी से समुद्री व्यापार हो सकता था, उनकी नदियों से जुड़ा हुआ था।
और उस तरह से जो प्राकृतिक पोताश्रय इंग्लैंड में बने हुए थे, उसकी वजह से एक सस्ता और अच्छा समुद्री यातायात इंग्लैंड को मिला हुआ था। दूसरी बात है कि वो यूरोप के केंद्र में था, जिससे कि सारे व्यापार का जो मार्ग था वो लंदन से होकर जाता था। लंदन एक ऐसी जगह बन गया था कि वो व्यापार का केंद्र हो गया, जिससे कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति के लिए जो संभावनाएं थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ें, जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए भी वहाँ सब चीज़ें मौजूद थी, यातायात के साधन भी उपलब्ध थे, तट भी कटा फटा था, जलवायु भी अच्छी थी। बहुत सारे फैक्टर ऐसे काम कर रहे थे जो इंग्लैंड को या यूरोप में इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। गाँव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे और परिवहन की एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी वहाँ पर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी। इसके बाद रॉ मटेरियल जैसे कोयला और लोहा। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहाँ मशीनीकरण के काम में आने वाली मुख्य सामग्रियों कोयला और लोहा बहुत मात्रा में उपलब्ध था। जहाँ पर कोयला, लोहा जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जो किसी भी देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। दूसरे खनिज सीसा, तांबा, टिन भी वहाँ खूब मिलता था। 18वीं शताब्दी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। लोहा परगलन की प्रक्रिया के द्वारा लौह खनिज से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था। सदियों तक इस परगलन प्रक्रिया के लिए काठ कोयले का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं थीं। क्या समस्याएं थी? काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाता था। इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन हो पाता था। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था, क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और ये उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था, और लौह परगलन के लिए हमें अधिक तापमान की आवश्यकता थी। तो इस समस्या का कई वर्षों तक हल ढूंढा जा रहा था, लेकिन बाद में श्रॉफशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लौह उस्ताद थे, इस समस्या का हल निकाल लिया। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। इस क्रांति का प्रारंभ 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ। यह धमन भट्ठी का आविष्कार था, जिसने सर्वप्रथम कोक के इस्तेमाल किया गया। कोक की उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और वह कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था, उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। तो यह आविष्कार उस समय इंग्लैंड में हो चुका था। तो इस तरह लोहा बनाने के लिए जो भट्टियाँ काम में आती थी पुरानी, इस नए आविष्कार से उनको काफ़ी मदद मिली और अच्छी किस्म का लोहा तैयार किया जाने लग गया।